वह दुर्वस्था और दरिद्रता को हेय समझता था। उसके हृदय न था, भाव न थे, केवल मस्तिष्क था। मस्तिष्क में दर्द कहाँ, वहाँ तो तर्क है, मंसूबे हैं। सिंध में बाढ़ आई, हजारों आदमी तबाह हो गए। विद्यालय ने वहाँ एक सेवा समिति भेजी। प्रकाश के मन में द्वंद्व होने लगा, जाऊं या न जाऊं। इतने दिनों अगर वह परीक्षा की तैयारी करे तो प्रथम श्रेणी में पास हो जाए। चलते समय उसने बीमारी का बहाना कर दिया। करुणा ने लिखा, तुम सिंध ना गए इसका मुझे बहुत दुख है। तुम बीमार रहते हुए भी वहां जा सकते थे। समिति में चिकित्सक भी तो थे। प्रकाश ने पत्र का उत्तर न दिया। उड़ीसा में अकाल पड़ा, प्रजा मक्खियों की तरह मरने लगी। कांग्रेस ने पीड़ितों के लिए एक मिशन तैयार किया। उन्हीं दिनों विद्यालयों ने इतिहास के छात्रों को ऐतिहासिक खोज के लिए लंका भेजने का निश्चय किया। करुणा ने प्रकाश को लिखा, तुम उड़ीसा जाओ। किंतु प्रकाश लंका जाने को ललायत था। वह कई दिन इसी दुविधा में रहा। अंत को सिलोन ने उड़ीसा पर विजय पाई। करुणा ने अब की उसे कुछ न लिखा, चुपचाप रोती रही। सिलोन से लौटकर प्रकाश छुट्टियों में घर गया। करुणा उससे खींची खींची रही। प्रकाश मन में लज्जित हुआ और संकल्प किया कि अब की कोई अवसर आया तो अम्मा को अवश्य प्रसन्न करूंगा। यह निश्चय करके वह विद्यालय लौट गया। लेकिन यहाँ आते ही फिर परीक्षा की फिक्र सवार हो गई। यहाँ तक कि परीक्षा के दिन आ गए, मगर इम्तिहान से फुर्सत पाकर भी प्रकाश घर न गया। विद्यालय की एक अध्यापक कश्मीर सैर करने जा रहे थे। प्रकाश उन्हीं के साथ कश्मीर चल खड़ा हुआ। जब परीक्षा फल निकला और प्रकाश प्रथम आया, तब उसे घर की बहुत याद आई। उसने तुरंत करुणा को पत्र लिखा और अपने आने की सूचना दी। माता को प्रसन्न करने के लिए उसने 2-4 शब्द जाति सेवा के विषय में भी लिखे। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ। मैंने शिक्षा संबंधी कार्य करने का निश्चय किया है। इसी विचार से मैंने वह विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। हमारे नेता भी तो विद्यालयों के आचार्यों ही का सम्मान करते हैं। अभी तक इन उपाधियों के मोह से वे मुक्त नहीं हुए हैं। हमारे नेता भी योग्यता, सदुत्साह, लगन का उतना सम्मान नहीं करते जितना उपाधियों का। अब मेरी इज्जत करेंगे और जिम्मेदारी का काम सौंपेंगे, जो पहले मांगे भी न मिलता। करुणा की आस फिर बंध गई। विद्यालय खुलते ही प्रकाश के नाम रजिस्ट्रार का पत्र पहुंचा। उन्होंने प्रकाश को इंग्लैंड जाकर विद्याभ्यास करने के लिए सरकारी वजीफे की मंजूरी की सूचना दी। प्रकाश पत्र हाथ में लिए हर्ष के उन्माद में जाकर माँ से बोला, अम्मा, मुझे इंग्लैंड जाने का पढ़ने का अवसर मिला है, वजीफा मिला है। करुणा ने उदासीन भाव से पूछा, तो तुम्हारा क्या इरादा है? प्रकाश, मेरा इरादा? ऐसा अवसर पाकर भला कौन छोड़ेगा? करुणा, तुम तो स्वयं सेवकों में भर्ती होने जा रहे थे। प्रकाश, तो आप समझती हैं मैं स्वयं सेवक बन जाना ही जाति सेवा है? मैं इंग्लैंड से आकर भी तो सेवा कार्य कर सकता हूँ अम्मा। सच पूछो तो एक मजिस्ट्रेट अपने देश का जितना उपकार कर सकता है, उतना 1000 स्वयं सेवक मिलकर भी नहीं कर सकते। मैं तो सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठूंगा और मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा। करुणा ने चकित होकर पूछा, तो क्या तुम मजिस्ट्रेट हो जाओगे? प्रकाश, सेवा भाव रखने वाला एक मजिस्ट्रेट कांग्रेस के 1000 सभापतियों से ज्यादा उपकार कर सकता है। अखबारों में उसकी लंबी लंबी तारीफें न छपेंगी, उसकी वक्तृताओं पर तालियां न बजेंगी, जनता उसके जुलूस की गाड़ी न खींचेगी और न विद्यालयों के छात्र उसको अभिनंदन पत्र देंगे। पर सच्ची सेवा मजिस्ट्रेट ही कर सकता है। करुणा ने आपत्ति के भाव से कहा, लेकिन यही मजिस्ट्रेट तो जाति के सेवकों को सजाएं देते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। प्रकाश, अगर मजिस्ट्रेट के हृदय में परोपकार का भाव है तो वह नरमी से ही वही काम करता है जो दूसरे गोलियां चलाकर भी नहीं कर सकते। करुणा, मैं यह नहीं मानूंगी। सरकार अपने नौकरों को इतनी स्वाधीनता नहीं देती, वह एक नीति बना देती है और हर एक सरकारी नौकर को उसका पालन करना पड़ता है। सरकार की पहली नीति यह है कि वह दिन दिन अधिक संगठित और दृढ़ हो। इसके लिए स्वाधीनता के भावों का दमन करना जरूरी है। अगर कोई मजिस्ट्रेट इस नीति के विरुद्ध काम करता है तो वह मजिस्ट्रेट न रहेगा। वह हिंदुस्तानी था जिसने तुम्हारे बाबूजी को जरा सी बात पर 3 साल की सजा दी थी। इसी सजा के लिए उनके प्राण लिए गए। बेटा, मेरी इतनी बात मानो, सरकारी पदों पर न गिरो,
मुझे यह मंजूर है कि तुम मोटा खाकर और मोटा पहनकर देश की कुछ सेवा करो। इसके बदले कि तुम हकीम बन जाओ और शान से जीवन बिताओ। यह समझ लो कि जिस दिन तुम हकीम की कुर्सी पर बैठोगे, उस दिन से तुम्हारा दिमाग हकीमों का सा हो जाएगा। तुम यही चाहोगे कि अफसरों में तुम्हारी नेक नामी और तरक्की हो। एक गवारू मिसाल लो, लड़की जब तक मैके में कुंवारी रहती है, वह अपने को उसी घर की समझती है, लेकिन जिस दिन ससुराल चली जाती है वह अपने घर को दूसरों का घर समझने लगती है। माँ बाप भाई बंद सब वहीं रहते हैं, लेकिन वह अपना घर नहीं रहता। यही दुनिया का दस्तूर है। प्रकाश ने खींच कर कहा, तो आप क्या चाहती हैं कि मैं जिंदगी भर चारों तरफ ठोकरें खाता फिरूं? करुणा कठोर नेत्रों से देखकर बोली, अगर ठोकर खाकर आत्मा स्वाधीन रह सकती है तो मैं कहूंगी ठोकर खाना अच्छा है। प्रकाश ने निश्चयात्मक भाव से पूछा, तो आपकी यही इच्छा है? करुणा ने उसी स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मेरी यही इच्छा है। प्रकाश ने कुछ जवाब न दिया, उठकर बाहर चला गया और तुरंत रजिस्ट्रार को इनकारी पत्र लिख भेजा। मगर उसी क्षण से मानो उसके सिर पर विपत्ति ने आसन जमा लिया। विरक्त और विमन अपने कमरे में पड़ा रहता, न कहीं घूमने जाता, न किसी से मिलता। मुंह लटकाए भीतर आता और फिर बाहर चला जाता। यहाँ तक महीना गुजर गया। न चेहरे पर वह लाली रही, न ओज। आंखें अनाथों के मुख की भांति याचना से भरी हुई, ओठ हंसना भूल गए। मानो इस इनकारी पत्र के साथ उसकी सारी सजीवता और चपलता, सारी सरलता विदा हो गई। करुणा उसके मनोभाव समझती थी और उसके शोक को भुलाने की चेष्टा करती थी, पर रूठे देवता प्रसन्न न होते थे। आखिर एक दिन उसने प्रकाश से कहा, बेटा, अगर तुमने विलायत जाने की ठान ही ली है तो चले जाओ, मना न करूंगी। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें रोका। अगर मैं जानती कि तुम्हें इतना आघात पहुंचेगा तो कभी न रोकती। मैंने तो केवल इस विचार से रोका था कि तुम्हें जाति सेवा में मगन देखकर तुम्हारे बाबूजी की आत्मा प्रसन्न होगी। उन्होंने चलते समय यही वसीयत की थी। प्रकाश ने रुखाई से जवाब दिया, अब क्या जाऊंगा, इनकारी खत लिख चुका। मेरे लिए कोई अब तक बैठा थोड़े ही होगा। कोई दूसरा लड़का चुन लिया होगा, और फिर करना ही क्या है। जब आपकी मर्जी है गांव गांव की खाक छानता फिरूं तो वही सही। करुणा का गर्व चूर चूर हो गया। इस अनुमति से उसने बाधा का काम लेना चाहा था, पर सफल न हुई। बोली, अभी कोई न चुना गया होगा, लिख दो, मैं जाने को तैयार हूँ। प्रकाश ने झुंझला कर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। लोग हंसी उड़ाएंगे। मैंने तय कर लिया है कि जीवन को आपकी इच्छा के अनुकूल बनाऊंगा। करुणा, तुमने अगर शुद्ध मन से यह इरादा किया होता तो यूं न रहते। तुम मुझसे सत्याग्रह कर रहे हो। अगर मन को दबाकर मुझे अपनी राह का कांटा समझकर तुमने मेरी इच्छा पूरी की हुई तो क्या? मैं तो जब जानती कि तुम्हारे मन में अपने ही आप सेवा का भाव उत्पन्न होता, तुम आज ही रजिस्ट्रार साहब को पत्र लिख दो। प्रकाश, अब मैं नहीं लिख सकता, तो इसी शोक में तने बैठे रहोगे। लाचारी है। करुणा ने कुछ और न कहा। जरा देर में प्रकाश ने देखा कि वह कहीं जा रही है, मगर वह कुछ बोला नहीं। करुणा के लिए बाहर आना जाना कोई असाधारण बात न थी, लेकिन जब संध्या हो गई और करुणा न आई तो प्रकाश को चिंता होने लगी। अम्मा कहाँ गई? यह प्रश्न बार बार उसके मन में उठने लगा। प्रकाश सारी रात द्वार पर बैठा रहा। भांति भांति की शंकाएं मन में उठने लगी। उसे अब याद आया, चलते समय करुणा कितनी उदास थी, उसकी आंखें कितनी लाल थीं। यह बातें प्रकाश को उस समय क्यों न नजर आई? क्या वह स्वार्थ में अंधा हो गया था? हाँ, अब प्रकाश को याद आया, माता ने साफ सुथरे कपड़े पहने थे, उनके हाथ में छतरी थी। तो क्या वह कहीं दूर चली गई हैं? किससे पूछे? अनिष्ट के भय से प्रकाश रोने लगा। श्रावण की अंधेरी भयानक रात थी। आकाश में श्याम मेघलताएं भीषण स्वप्न की भांति छाई हुई थी। प्रकाश रह रहकर आकाश की ओर देखता था, मानो करुणा उन्हीं मेघमालाओं में छिपी बैठी हो। उसने निश्चय किया, सवेरा होते ही माँ को खोजने के लिए चला जाऊंगा। अगर किसी ने द्वार खटखटाया, प्रकाश ने दौड़कर खोला तो देखा करुणा खड़ी है। उसका मुखमंडल इतना खोया हुआ, इतना करुण था, जैसे आज ही उसका सुहाग उठ गया है, जैसे संसार में अब उसके लिए कुछ भी न रहा, जैसे वह नदी के किनारे खड़ी अपनी लदी हुई नाव को डूबते हुए देख रही है और कुछ कर नहीं सकती। प्रकाश ने अधीर होकर पूछा, अम्मा कहाँ चली गई थी? बहुत देर लगाई। करुणा ने भूमि की ओर ताकते हुए जवाब दिया, एक काम से गई थी, देर हो गई। यह कहते हुए उसने प्रकाश के सामने एक बंद लिफाफा फेंक दिया। प्रकाश ने उत्सुक होकर लिफाफा उठा लिया।
तुरंत ही लिफाफा खोलकर पढ़ा। हल्की सी लालिमा चेहरे पर दौड़ आई। पूछा, यह तुम्हें कहाँ मिल गया अम्मा? करुणा, तुम्हारे रजिस्ट्रार के पास से लाई हूँ। क्या तुम वहां चली गई थी? और क्या करती? कल तो गाड़ी का समय न था, मोटर ले ली थी। प्रकाश एक क्षण तक मौन खड़ा रहा, फिर कुंठित स्वर में बोला, जब तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मुझे क्यों भेज रही हो? करुणा ने विरक्त भाव से कहा, इसीलिए कि तुम्हारी जाने की इच्छा है। तुम्हारा यह मलिन वेश नहीं देखा जाता। अपने जीवन के 20 वर्ष तुम्हारी हित कामना पर अर्पित कर दिए। अब तुम्हारी महत्वाकांक्षा की हत्या नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा सफल हो, यही हमारी हार्दिक अभिलाषा है। करुणा का कंठ रूंध गया और कुछ कह न सकी। प्रकाश उसी दिन से यात्रा की तैयारियां करने लगा। करुणा के पास जो कुछ था वह सब खर्च हो गया। कुछ ऋण भी लेना पड़ा। नए सूट बने, सूटकेस लिए गए। प्रकाश अपनी धुन में मस्त था। कभी किसी चीज की फरमाइश लेकर आता, कभी किसी चीज की। करुणा इस एक सप्ताह में इतनी दुर्बल हो गई है, उसके बालों पर कितनी सफेदी आ गई है, चेहरे पर कितनी झुर्रियां पड़ गई हैं, यह उसे कुछ नजर न आता। उसकी आंखों में इंग्लैंड के दृश्य समाये हुए थे। महत्वाकांक्षा आंखों पर पर्दा डाल देती है। प्रस्थान का दिन आया। आज कई दिनों के बाद धूप निकली थी। करुणा स्वामी के पुराने कपड़ों को बाहर निकाल रही थी। उनकी गाढ़े की चादरें, खद्दर के कुर्ते, पाजामे और लिहाफ अभी तक संदूक में संचित थे। प्रतिवर्ष वे धूप में सुखाए जाते और झाड़ पोंछ कर रख दिए जाते थे। करुणा ने आज फिर उन कपड़ों को निकाला, मगर सुखा कर रखने के लिए नहीं, गरीबों में बांट देने के लिए। वह आज पति से नाराज है। वह लुटिया, डोर और घड़ी जो आदित्य की चिरसंगिनी थी और जिनकी 20 वर्ष से करुणा ने उपासना की थी, आज निकालकर आंगन में फेंक दी गई। वह झोली जो बरसों आदित्य के कंधों पर आरूढ़ रह चुकी थी, आज कूड़े में डाल दी गई। वह चित्र जिसके सामने 20 वर्ष से करुणा सिर झुकाती थी, आज वही निर्दयता से भूमि पर डाल दिया गया। पति का कोई स्मृति चिन्ह अब वह अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। उसका अंतःकरण शोक और निराशा से विदृढ़ हो गया है। और पति की सेवा वह किस पर क्रोध उतारे? कौन उसका अपना है? वह किसे अपनी व्यथा कहे, किसे अपनी छाती चीर कर दिखाए? वह होते तो क्या प्रकाश दास्ता की जंजीर डाले गले में डालकर फूला न समाता? उसे कौन समझाए कि आदित्य भी इस अवसर पर पछताने के सिवा कुछ और न कर सकते। प्रकाश के मित्रों ने आज उसे विदाई का भोज दिया था। वहां से वह संध्या समय कई मित्रों के साथ मोटर पर लौटा। सफर का सामान मोटर पर रख दिया गया। तब वह अंदर आकर माँ से बोला, अम्मा जाता हूँ, बम्बई पहुंचकर पत्र लिखूंगा। तुम्हें मेरी कसम, रोना मत और मेरे खतों का जवाब बराबर देना। जैसे किसी लाश को बाहर निकालते समय संबंधियों का धैर्य छूट जाता है, रुके हुए आंसू निकल पड़ते हैं और शोक की तरंगें उठने लगती हैं, वही दशा करुणा की थी। कलेजे में एक हाहाकार हुआ जिसने उसकी दुर्बल आत्मा के एक एक अणु को कंपा दिया। मालूम हुआ पाँव पानी में फिसल गया है और वह लहरों में बही जा रही है। उसके मुख से शोक या आशीर्वाद का एक शब्द भी न निकला। प्रकाश ने उसके चरण छुए, अश्रु जल से माता के चरणों को पखारा, फिर बाहर निकला। करुणा पाषाण मूर्ति की भांति खड़ी थी। सहसा ग्वाले ने आकर कहा, बहू जी, भैया चले गए, बहुत रोते थे। तब करुणा की समाधि टूटी। देखा सामने कोई नहीं है। घर में मृत्यु का सा सन्नाटा छाया हुआ है और मानो हृदय की गति बंद हो गई। सहसा करुणा की दृष्टि ऊपर उठी। उसने देखा कि आदित्य अपनी गोद में प्रकाश के निर्जीव देह लिए खड़ा था। करुणा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। करुणा जीवित थी, पर संसार से उसका कोई नाता न था। उसका छोटा सा संसार, जिसे उसने अपनी कल्पनाओं के हृदय में रचा था, स्वप्न की भांति अनंत में विलीन हो गया। जिस प्रकाश को सामने देखकर वह जीवन की अंधेरी रात में भी हृदय की आशाओं की संपत्ति लिए जा रही थी, वह बुझ गया और संपत्ति लुट गई। अब न कोई आश्रय था और न उसकी जरूरत। जिन गौओं को वह दोनों वक्त अपने हाथों से दाना चारा देती थी, सहलाती थी, वे अब खूंटे पर बंधी निराश नेत्रों से द्वार की ओर ताकती रहती हैं। बछड़ों को गले लगाकर पुचकारने वाला अब कोई न था। जिसके लिए दूध दुहे मट्ठा निकाले खाने वाला कौन था? करुणा ने अपने छोटे से संसार को अपने ही अंदर समेट लिया था। किंतु एक ही सप्ताह में करुणा के जीवन में फिर रंग बदला। उसका छोटा सा संसार फैलते फैलते विश्वव्यापी हो गया। जिस लंगर ने नौका को तट से एक केंद्र पर बांध रखा था, वह उखड़ गया।
अब नौका सागर के अशेष विस्तार में भ्रमण करेगी, चाहे वह उद्दाम तरंगों के वक्ष में ही क्यों न विलीन हो जाए। करुणा द्वार पर आग बैठती और मोहल्ले भर के लड़कों को जमा करके दूध पिलाती। दोपहर तक मक्खन निकालती और वह मक्खन मोहल्ले के लड़के खाते। फिर भांति भांति के पकवान बनाती और कुत्तों को खिलाती। अब यही उसका नित्य का नियम हो गया। चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियाँ, चींटी, चींटियाँ सब अपने हो गए। प्रेम का वह द्वार अब किसी के लिए बंद न था। उस अंगुल भर जगह में जो प्रकाश के लिए भी काफी न थी, अब समस्त संसार समा गया था। एक दिन प्रकाश का पत्र आया। करुणा ने उसे उठाकर फेंक दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसे उठाकर फाड़ डाला और चिड़ियों को ताना चुगने लगी। मगर जब निशा योगिनी ने अपनी धूनी जलाई और वेदनाएं उससे वरदान मांगने के लिए विकल होकर चली, तो करुणा की मनोवेदना भी सजग हो उठी। प्रकाश का पत्र पढ़ने के लिए उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, प्रकाश मेरा कौन है? मेरा उससे क्या प्रयोजन? हाँ, प्रकाश मेरा कौन है? हाँ, प्रकाश मेरा कौन है? हृदय ने उत्तर दिया, प्रकाश तेरा सर्वस्व है। वह तेरे उस अमर प्रेम की निशानी है जिससे तू सदैव के लिए वंचित हो गई। वह तेरा प्राण है, तेरे जीवन दीपक का प्रकाश, तेरी वंचित कामनाओं का माधुर्य, तेरे अश्रु जल में विहार करने वाला हंस। करुणा उस पत्र के टुकड़ों को जमा करने लगी, माना उसके प्राण बिखर गए हों। एक एक टुकड़ा उसे अपने खोए हुए प्रेम का एक पदचिन्ह सा मालूम होता था। जब सारे पुर्जे जमा हो गए तो करुणा दीपक के सामने बैठकर उसे जोड़ने लगी, जैसे कोई वियोगी हृदय प्रेम के टूटे हुए तारों को जोड़ रहा हो। हाय रे ममता, वह अभागिन सारी रात उन पुर्जों को जोड़ने में लगी रही। पत्र दोनों ओर लिखा था, इसीलिए पुर्जों को ठीक स्थान पर रखना और भी कठिन था। कोई शब्द, कोई वाक्य बीच में गायब हो जाता, उस एक टुकड़े को वह फिर खोजने लगती। सारी रात बीत गई पर पत्र अभी तक अपूर्ण था। दिन चढ़ गया। मोहल्ले के लौंडे मक्खन और दूध की चाह में एकत्र हो गए। कुत्तों और बिल्लियों का आगमन हुआ। चिड़ियाँ आ आकर आंगन में फुदकने लगी। कोई ओखली पर बैठी, कोई तुलसी के चौतरे पर करुणा को सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं। दोपहर हुआ, करुणा ने सिर न उठाया। न भूख थी न प्यास। फिर संध्या हो गई, पर वह पत्र अभी तक अधूरा था। पत्र का आशय समझ में आ रहा था। प्रकाश का जहाज कहीं से कहीं जा रहा है। उसके हृदय में कुछ उठा हुआ है। क्या उठा हुआ है, यह करुणा न सोच सकी। करुणा पुत्र की लेखनी से निकले हुए एक एक शब्द को पढ़ना और उसे हृदय पर अंकित कर लेना चाहती थी। इस भांति 3 दिन गुजर गए। संध्या हो गई थी। 3 दिन की जागी आंखें जरा झपक गई। करुणा ने देखा, एक लंबा चौड़ा कमरा है। उसमें मेज़ें और कुर्सियां लगी हुई हैं। बीच में ऊंचे मंच पर कोई आदमी बैठा हुआ है। करुणा ने ध्यान से देखा, प्रकाश था। एक क्षण में एक कैदी उसके सामने आया। उसके हाथ पांव में जंजीर थी, कमर झुकी हुई थी। यह आदित्य थे। करुणा की आंखें खुल गई, आंसू बहने लगे। उसने पत्र के टुकड़ों को फिर समेट लिया और उसे जलाकर राख कर डाला। राख की एक चुटकी के सिवा वहां कुछ न रहा, जो उसके हृदय में विदीर्ण किए डालती थी। इसी एक चुटकी राख में उसका गुड़ियों वाला बचपन, उसका संतप्त यौवन और उसका तृष्णामय वैधव्य सब समा गया। प्रातःकाल लोगों ने देखा, पंछी पिंजड़े से उड़ चुका था। आदित्य का चित्र अब भी उसके शून्य हृदय में चिपटा हुआ था। भग्न हृदय पति की स्नेह स्मृति में विश्राम कर रहा था और प्रकाश का जहाज यूरोप चला जा रहा था।